हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि लोकतंत्र में निम्नलिखित में से एक कौन सा राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि राजनीतिक दल का जो मेन जो पावर होता है वो उसकी जनता होता है, क्योंकि जनता के द्वारा ही कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 62 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हो गया था। आप सभी को बता दें कि सोवियत संघ का जो विघटन है ये सन 1989 ईस्वी में ही हो गया था। हालांकि ये चारों ऑप्शन में 1991 ईस्वी नहीं दिया गया है। यदि 1991 ईस्वी दिया जाएगा तो भी आपका आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे 1989 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। आप सभी को मालूम होगा कि बिहार में गठबंधन की राजनीति हो रही है और गठबंधन की सरकार बन रही है, और गठबंधन सरकार बनाने की जो संभावना होती है ना, ये बहुदलीय व्यवस्था में होती है। बहुदलीय व्यवस्था में क्या होता है कि 1, 2 तथा 3, 4 पार्टी आपस में मिलकर एक गठबंधन की सरकार बनाते हैं, तो उसे ही बहुदलीय व्यवस्था और गठबंधन की राजनीति कहते हैं। उसके बाद में कहता है राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। आप सभी को बता दें कि राजनीतिक दल की जो शुरुआत है ये सबसे पहले ब्रिटेन से हुआ है, क्योंकि राजनीतिक दल की जो नींव है वो ब्रिटेन से पड़ी थी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 64 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए। कहता है कि किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बात आवश्यक नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। एक राजनीतिक दल का निर्माण करने के लिए कौन सा कथन आवश्यक नहीं है। तो संगठन का होना तो आवश्यक है, आधारभूत सिद्धांतों पर इसके सदस्यों में एकता होना भी आवश्यक है, राष्ट्रीय हित का होना आवश्यक है, लेकिन शिक्षित सदस्यता ये आवश्यक नहीं है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। आप सभी को बता दें कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। सवाल ऐसे ही पूछा जाता है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा, लोकनायक के नाम से भी जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, और जयप्रकाश नारायण जो थे ये बिहार के प्रथम छात्र नेता के अध्यक्ष थे। उसके बाद में कहता है क्वेश्चन नंबर 67 कि लोकतंत्र संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकतंत्र में कौन सा एक कथन गलत है। तो देखिए, यह नागरिक समानता को बढ़ावा देता है, और लोकतंत्र जो है ना नागरिक समानता को बढ़ावा नहीं देता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 68 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 68 कहता है कि विश्व के कितने हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। देखिए, विश्व में कुल कितना ऐसा हिस्सा है जहाँ पे अभी भी लोकतंत्र के स्थापना जो है वो स्थापना तक भी नहीं हुआ है। देखिए, 2/3 हिस्से में तो लोकतंत्र विद्यमान है, आधे हिस्से में भी लोकतंत्र विद्यमान है, लेकिन 1/4 हिस्सा कुछ ऐसा हिस्सा है जहाँ पे अभी तक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं की गई है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 69 को देखिए कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। देखिए, अब लोकतांत्रिक सफलता जो है वो किस पर निर्भर करती है। तो नागरिकों की उदासीनता पर, बिल्कुल गलत है। नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में दिया गया है कि नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो दोस्तों, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है ना जी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 69 का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कर लिया गया था। मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, पहला समय दिया गया 1966 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में,
1969 ईस्वी में या 1975 ईस्वी में। दोस्तों याद रखिएगा, व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है ये सन 1990 ईस्वी में कर ली गई थी। अब यहाँ से मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो याद रखिएगा, भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है, जिसका पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और फिर सवाल पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा कि सन 1935 ईस्वी में आरबीआई यानी भारत का पहला केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। एक मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऐसा सवाल भी देखने को मिला था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, यानी इसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी। तो याद भी रखिएगा कि मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, यानी मुंबई में ही आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 को देख लीजिए। क्वेश्चन 71 कहता है किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला होते हैं कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, तो कृषि क्षेत्र आता है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र आता है और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। तो तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 100% याद कर ही लीजिए, क्योंकि एक सवाल इसमें से हर बार मैट्रिक एग्जाम पेपर में देखने को मिलता है। कहता है कि सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, या द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र। ये सभी को याद रखना बेहद जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन 72 भी काफ़ी ही ज़्यादा लाजवाब क्वेश्चन है। कहता है कि मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि इसका सही जवाब 2 होगा, 4 होगा या 5 होगा, लेकिन भाई सब ऐसा नहीं है। मानव विकास के सूचकांक की संख्या जो है वो 3 है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 73 कहता है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। यहाँ पे बहुत सारे सेवा का नाम दिया गया है। इसमें आप सभी को बताना होगा कि कौन सी सेवा है जो गैर सरकारी है, यानी सरकारी नहीं है। आसान सा ऑप्शन दिया गया है, देखते ही आप सभी को मालूम चल जाएगा कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो पहला से में दिया गया वित्त सेवा, और वित्त सेवा सरकार के द्वारा संचालित होती है, तो ये आपका सरकारी सेवा तो है। सैन्य सेवा, और सैन्य सेवा का भी अधिपति जो है वो सरकार की तरफ से है, तो इस पर भी दोनों पर सरकार का नियंत्रण है, तो ये तो सरकारी सेवा है। ऑप्शन डी में दिया गया रेल सेवा, और रेल सेवा भी सरकारी सेवा के अधीन है, तो ये भी आपका सरकारी सेवा है। लेकिन ऑप्शन सी में दिया गया मॉल सेवा, और मॉल कोई भी आम व्यक्ति के पास यदि उतना रुपया पैसा है तो जाहिर सी बात है वो मॉल का निर्माण कर सकता है। जैसा कि आप सभी को मालूम हो कि भारत का सबसे बड़ा मॉल लुलु मॉल, और ये यूसुफ नाम के जो व्यक्ति हैं जो यूपी यानी लखनऊ में स्थापित किए हैं। तो एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा मॉल का क्या नाम है। तो लुलु मॉल कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। और मॉल सेवा किस प्रकार की सेवा है, तो गैर सरकारी सेवा है। उसके बाद में कहता है कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% हमको लगता है कि इस वाला के मैट्रिक एग्जाम पेपर में टकरा सकता है। देखिए 1981 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की घोषणा नहीं की गई थी। 1985 की बात है, तो 1985 ईस्वी में ही गंगा सफाई अभियान को चालू की गई थी, और 2001 में तो कुछ भी नहीं हुआ था। 1991 ईस्वी की बात है, जब सोवियत संघ का विघटन हो रहा था, उसी समय में भारत में NEP, जिसे हम लोग पूरे नाम में कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी नई आर्थिक नीति को लागू की गई थी। आप सभी को बता दें कि यही है वो नई आर्थिक नीति जो लेनिन के द्वारा सन 1921 ईस्वी में लागू की गई थी। यदि सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था, तो लेनिन ने। कब लागू किया गया था, तो 1921 ईस्वी में। लेकिन सवाल यदि भारत का आएगा कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, तो सन 1991 ईस्वी में लागू की गई थी, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, क्योंकि 10, 8 और 5 ये विकसित नहीं हैं, लेकिन 7 ऐसे क्षेत्र हैं जो विशेष आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं भारत के। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 7। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन 76 का
ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन जिसको हम लोग GDP कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO कहते हैं, है ना जी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन, इसके जो मुख्यालय है जिनेवा में है और इसकी स्थापना सन 1995 में हुई थी। तो यहाँ पे सभी के सभी वैश्वीकरण के विस्तार में सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल चलिए क्वेश्चन नंबर 77 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता उसका शिकायत कहाँ पे करेगा। आप सभी को बता दें कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक ऊपर रहता है तो उपभोक्ता उसका शिकायत राज्य आयोग में करता है। यदि 20 लाख से कम होता है तो जिला अदालत में करता है। यदि 1 करोड़ से अधिक होता है तो राष्ट्रीय आयोग में करता है। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 को देख लीजिए। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है? तो उत्पादन के सभी साधनों की जो कुल आय होता है उसे ही NI, जिसे हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, यानी राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट यानी सुनामी से पूछा गया है और सुनामी का पहला सवाल कहता है कि भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण करना चाहिए। देखिए, भूस्खलन वाली स्थिति में ढलान पर मकान का निर्माण करना बेहद ही हानिकारक है। देखिए, उचित नहीं है, लाभकारी तो है नहीं, उपयोग भी नहीं है, ये अनुचित है। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि भूस्खलन में क्या होता है कि जब किसी भी स्थान पे बाढ़ आता है तो भूस्खलन की स्थिति में मिट्टी में दरारें पड़ जाती है और मिट्टी का कटाव होने लगता है, भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न होने लगता है। अब भूस्खलन वाली स्थिति पे यदि आप ढलाव में मकान बनाइएगा ना तो जाहिर सी बात है आपका मकान ढह जाएगा, भूस्खलित हो जाएगा, यानी कटकर नदी में निर्मित हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुचित। उसके बाद में 80 नंबर क्वेश्चन कैसे देखिए, कहता है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए। देखिए, सुनामी किसको कहते हैं? तो जब पृथ्वी में कंपन होता है तो उसे हम लोग भूकंप कहते हैं, और यही कंपन यानी यही भूकंप जब समुद्र में आता है तो इसे हम लोग सुनामी कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए। समुद्र तट के निकट, तो जाहिर सी बात है समुद्र के तट के यदि निकट उसका निर्माण कीजिएगा तो समुद्र का पानी आप सभी को बाढ़ की चपेट में ले लेगी और आप काफ़ी ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। समुद्र तट से दूर, ये भी हो सकता है कि सही हो, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर इनमें से कोई नहीं। लेकिन ऑप्शन सी को देखिएगा तो कहता है समुद्र तट से दूर भी होना चाहिए और ऊंचाई भी होना चाहिए, ताकि हम लोग सुनामी आने से बच सकते हैं। मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक सवाल पूछा गया था कि अभी तक भारत में सबसे भयंकर सुनामी कब और कहाँ पर आया था। तो याद रखिएगा 26 दिसंबर 2004 की बात है, जब विश्व के बंगाल की खाड़ी एक ऐसा हिस्सा था जहां पे भयंकर सुनामी आया था, जिसमें काफ़ी ही लोग बेघर हो गए थे, काफ़ी लोग मर गए थे और काफ़ी ही लोग काल के गाल में समा गए थे। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो में आप सभी को 1 से लेकर 80 तक का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन कर पाया हूँ। आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी PDF का लिंक दे दिया गया है और व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप जल्दी से जाइए व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा PDF का लाभ आप सभी उठा सकें। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।